डॉक्टर साहब, क्या दिल के अमराज में मुब्तला अफराद जिनसी मसाइल का शिकार हो सकते हैं? दिल के मरीज़ को डॉक्टर्स जिनसी मसाइल से आगाह क्यों नहीं करते? लोग जिनसी मसाइल पर डॉक्टर से मशवरा करते क्यों घबराते हैं? और डॉक्टर भी सही गाइड क्यों नहीं करते? जिनसी मसाइल के शिकार अफराद सही डॉक्टर को कैसे तलाश करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस मर्ज़ के लिए डॉक्टर्स दस्तियाब ही नहीं। पाकिस्तान के दीगर शहरों या मुल्क से बाहर के लोग आपसे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? डॉक्टर इमरान यूसुफ कौन है? देखिए, मल्टीपल हेड्स हैं। मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने 2 PhDs और 2 पोस्ट डॉक्टरेट किए हैं। और ये मेरा एजुकेशन और थेरेपी का साइड है। मैं एक सफारतकार हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी किताबें हैं जो इंटरनेशनली लॉन्च हुई हैं UK US के अंदर और पाकिस्तान में भी। मैं फ़िलीपींस का ऑनरी कॉन्सल जनरल हूँ और सिंध एंड बलूचिस्तान मेरी जुरिसडिक्शन है। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए जिनसी या ज़हनी कौन सी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है? किसी भी खुशगवारी के लिए ज़हनी सेहत बुनियादी की है। ज़हनी सेहत लाजिम है। ज़हनी सेहत के बगैर जिस्मानी और रूहानी सेहत हासिल हो ही नहीं सकती। हम जिस डॉक्टर के पास अपनी जिस्मानी तकालीफ को लेके जाते हैं, उसका 80% रूट कॉज ज़हनी सेहत है और ज़हनी मसाइल हैं। आपका ये जो पेन है, आपके ये जो एलर्जीज़ हैं, आपके ये जो ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज़ है, एलर्जीज़ हो गई, ये ऑल द वे टिल कैंसर, ये सब रिप्रेजेंटेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, सिम्टम्स हैं। इसका रूट कॉज मेंटल हेल्थ है। तो 80% अगर रूट कॉज मेंटल हेल्थ है तो इसके बगैर किसी भी हाल में आपकी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल हेल्थ हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, क्या दिल के अमराज में मुब्तला अफराद जिनसी मसाइल का शिकार हो सकते हैं? देखिए, पूरा जिस्म का जो हमारा निज़ाम है ना, वो चलता है दौरान खून से। जिस्म की पूरे सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 है, ऑक्सीजन एंड सुक्रोज, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। इसीलिए हर जो है वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स हैं, सब में शुगर है। क्योंकि शुगर मेरी सप्लाई, यानी मेरे जिस्म को चलाने का जो पेट्रोल है वो मेरा ब्लड है। और उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए, वो एक चाहिए ऑक्सीजन और एक मुझे चाहिए शुगर। ये मेरे पूरे निज़ाम को चलाता है। जहाँ पर भी इसके अंदर, जैसे आपके घर का एक प्लम्बिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर भी कोई चीज़ ब्लॉक होगी वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका सिस्टम मुतासिर होगा, आपका सिस्टम हिचकियाँ खाएगा। जो हमारे फितरी ताल्लुक़ है उसके अंदर तो बड़ा क्लियर है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है, वहाँ कोई बोन नहीं है, वहाँ कोई हड्डी नहीं है, वहाँ पे पहुँचना है खून। और वो खून कहाँ से पहुँचना है? यहाँ से सिग्नल आना है और फिर इससे पंप होना है और फिर वहाँ पे पहुँचना है। ये जो मेरा ब्रेन है, ये 2 पाउंड का जो इतना सा ब्रेन है, मेरे पूरे जिस्म का 25% ब्लड सिर्फ इसको ब्रेन को चाहिए, क्योंकि ये कमांड एंड कंट्रोल है, इसने सारी जगह सिग्नल भेजना है। तो अब अगर पेट्रोल, गाड़ी के पेट्रोल के अंदर अगर मैं मिट्टी का तेल मिक्स कर दूं और या उसको मैं पतला कर दूं, या तो आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि लोग पानी भी उसके अंदर जो है वो डाल के, किसी ने जो है वो डाल दिया, तो जब वो दौरान खून का क्या हाल होगा, उन लानियों का क्या हाल होगा जिसमें कंटेमिनेटेड ब्लड, जिसके अंदर थिन ब्लड। अब मुझे यहाँ एक हेल्दी ब्लड चाहिए और यहाँ ब्लड जा ही नहीं रहा, और जो जा रहा है वो भी आधा पानी आधा मिक्स होकर डाइल्यूट होकर जा रहा है। तो ये क्या फंक्शन करेगा, ये क्या सिग्नल देगा? फिर मेरे उन ऑर्गन्स के अंदर जहाँ सिर्फ ब्लड ही जाना है और ब्लड ने जो है वो इरेक्शन देनी है, जब वो वहाँ जाएगा ही नहीं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ऐसी कोई भी दवाई जिससे खून पतला किया जाता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए भी ज़रूरी है, उसने कॉमन सेंस है कि उसने मुतासिर करना ही करना है। दिल के मरीज़ को डॉक्टर्स जिनसी मसाइल से आगाह क्यों नहीं करते? देखिए, हमारे यहाँ जब कोई समझते हैं कि हम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो वो उसको बीइंग नहीं समझते। यानी वो ये नहीं समझते कि ये मैं आँख का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये आँख एक इंसानी जिस्म के अंदर है जो कि बहुत सारे जिस्म का मुरक्कब है। इसके अंदर एक जहनी वजूद है, इसके अंदर एक जिस्मानी वजूद है, इसमें एक अक़ली वजूद है और इसके अंदर एक रूहानी वजूद है, और ये आँख उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो हम क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच नहीं देते तो इसलिए हम उनको बाकी सारे इम्पैक्ट उसको नहीं बताते। गाड़ी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट किसी भी गाड़ी के अंदर पार्ट होगा वो नट होगा। क्योंकि आप नट निकाल के गाड़ी चला के मुझे दिखा दें, लेकिन नट को इंडिविजुअल आप देखते हैं तो कहते हैं अच्छा इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो हम जब तक एज अ होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेते, और डॉक्टर्स के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो जो है वो बात बता सके कि जनाब इस दवाई के जो असरात जो हैं वो इस तरीके से आएंगे। हालांकि अगर प्रिपेयर करें
तो वो अपनी उस बीमारी से ज़्यादा जल्दी फ़ायदा जो है वो उठा सकता है, जल्दी सेहतयाब हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एंग्जाइटी नहीं होगी, वो एक प्रिपेयर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास वक्त नहीं है कि वो पेशेंट को टाइम दे सकें। क्या ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर की दवा लेने वाला मरीज जिनसी मसाइल का शिकार हो सकता है? देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल जब होता है ना, यानी जब आपके साथ एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आप बाकी किन चीज़ों से उसको पूरा करते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अब ये डिपेंड करता है कि आपने ब्लड थिनर की डिपेंडेंसी कितनी है। अगर आप हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, अब तो आपको पता है जो स्टंट्स हैं वो कॉस्मेटिक हो गए। मैं कॉस्मेटिक्स का मतलब कहता हूँ वॉक इन। आप वॉक इन होते हैं, आप स्टंट चेंज कराते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब आप अपने वॉल्स जो है वो ऐसे चेंज कराते हैं और उसके बाद आप जाइए और नाहरी कौरमे खाइए, क्योंकि आपका हार्ट दोबारा सही हो गया, आपकी मशीन दोबारा सेट हो गई। ब्लड प्रेशर की दवाई हो गई या कार्डियक की जो है वो दवाइयाँ हो गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, डायबिटीज़ की जो है वो दवाइयाँ हो गई। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर इनको ये नहीं समझाते कि ये दवाई फिक्स नहीं होती। ये दवाई आपकी मेजरमेंट की जाती है, जिसके अंदर आप सुबह शाम अपने आप को चेक करते हैं, और उसको चेक करने के बाद आपको खुद इतना पता होना चाहिए कि मुझे दवाई लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यानी लेट्स सपोज अगर मेरा ब्लड प्रेशर इस वक्त जो है वो बढ़ा हुआ नहीं है और मैं खामा में उस ब्लड प्रेशर की दवाई एक रेगुलर ले रहा हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर नीचे गिरेगा ना। तो मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया कि 2 महीने के बाद आना, सुबह शाम खाते चले जाओ। यार आप ये बताइए कि ये पूरी सप्लाई है, आपके पीछे जो है इलेक्ट्रिसिटी है, आपका इक्विपमेंट इसलिए नहीं ख़राब होता कि आपकी लाइट चली गई है। आपका इक्विपमेंट जब ख़राब होगा जब ये आ रही जा रही होगी, और जब या इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रही होगी या वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा होगा, उस वक्त आपका इक्विपमेंट ख़राब होगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि क्यों अब इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, इस तरह की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आ गई हैं। आप अपनी मेडिसिन को खुद डिज़ाइन करेंगे। मेडिसिन शुड बी पर्सनलाइज्ड। मुझे ज़रूरत है तो मैं दवाई लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं तो मुझे दवाई नहीं लेनी चाहिए। ना 1 ग्राम ज़्यादा लेनी चाहिए, ना 1 ग्राम कम लेनी चाहिए। अब अगर मुझे लेट्स सपोज मेरी शुगर ऑलरेडी लो है, किसी भी रीज़न की वजह से मेरी शुगर लो हो सकती है, और मैं खामा शुगर की दवाई भी मजीद लूँगा, क्या हाल होगा मेरा? इसी तरह ब्लड प्रेशर की मैं दवा, क्या हाल होगा मेरा? फिर मैं उसका ऑल्टरनेट क्या है? लाइफ स्टाइल ऐसी एक चीज़ है जिसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों कंबाइन होती हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल से उसको बहुत बैलेंस कर लेते हैं। पैदाइशी डायबिटिक लोग होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन कैसे बन जाते हैं? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। उनको इनफ ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, इनफ जो है वो शुगर को मेंटेन जो है वो करते हैं, वर्कआउट्स जो है वो करते हैं। तो उसके बाद उनकी डिपेंडेंसी उस मेडिसिन के ऊपर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम तक रह जाती है। फिर वो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है कि आपने अपने आप को पूरे ही दवाइयों पर रखा हुआ है। लेकिन यही अगेन कि इस चीज़ के लिए डॉक्टर आपको नहीं सिखाता। आप हमारे ये वाला बंदा न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाता, आप अंदाज़ा करें। सिर्फ ये कह देते हैं कि आप शुगर नहीं खाइएगा या शुगर कम कर लीजिएगा, शुगर ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद और भी तो 1000 चीज़ें ना मेरे जिस्म के अंदर। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, उसके बाद अपना एक ईटिंग प्लान बनाए, उसके बाद अपना एक वर्किंग प्लान बनाए, उसके बाद ये सारे काम जो है वो कर सकता है दुनिया भर के। क्या हार्ट या शुगर पेशेंट को न्यूट्रिशन से रुजू करना चाहिए? न्यूट्रिशन के पास इसलिए जाते हैं कि ताकि मेरा जो इनटेक फूड प्लान है वो मेरा जो है वो बने, कि मुझे क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए। वो अगर वो बनाता है तो वो अपने जिस्म के बॉडी को बड़ा मेंटेन करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपनी गाड़ी मैकेनिक के साथ रेगुलर चेक कराते हैं। लोग जिनसी मसाइल पर डॉक्टर से मशवरा करते हैं, क्यों घबराते हैं? और डॉक्टर भी सही गाइड क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहले जो इस तरह का अगर किसी को प्रॉब्लम आता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के उसको लगता है कि उसको इश्यूज़ जो है वो आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले जिसकी वजह से डॉक्टर के सामने बात नहीं करता वो है जिसके साथ वो गया हुआ होता है। उसको उस पे ही भरोसा नहीं है कि मैं ये बीवी के सामने, भाई के सामने, इसके सामने जो है बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, किसी को पता लग जाएगा तो क्या होगा। तो पहली एडवाइस तो उनकी ये कि जब भी आप जो है वो जब डॉक्टर के पास जाएँ तो किसी को लेके ना जाएं। आप बिल्कुल अकेले जाएं और किसी को भी बता के ना जाएं, और आपको ढंढोरे पीटने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और फलानी जगह जा रहा हूँ। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो डॉक्टर्स को इसलिए नहीं बताते कि डॉक्टर्स ट्रस्ट क्रिएट नहीं करके दे रहा। हमारे यहाँ इतना इथिकल, मोरल, लीगल बाइंडिंग है कि आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ जुगाली की तरह, जिस तरह पान खा के थूकते हैं, डॉक्टर भी इसी तरह हर जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो आने वाला बंदा जो है उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार ये राज रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। मैं आपको इस बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत फीमेल क्लाइंट, बड़ी तादाद मेरे पास फीमेल क्लाइंट की आती। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट में मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं जब फीमेल के साथ सेशन करूँ तो मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद हो। अमेरिका, कनाडा में मुझे कभी इशू नहीं आया, यूरोप में मुझे कभी इशू नहीं आया, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल एक साथ बैठी हुई हो। मेजॉरिटी ऑफ द ख़वातीन ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इनको बाहर भेज दें, क्योंकि मैं
आपके अलावा किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मेरी बात जो है वो कहीं जो है वो निकल ना जाए। तो दूसरी बात ये कि 18 साल के बाद तो आपको उसके कॉन्सेंट के बगैर किसी और को बिठा भी नहीं सकते। अगर वो कॉन्सेंट नहीं देगा तो एक एथिक्स ये है कि आप उसके बिठा नहीं सकते, लीगल आप नहीं बिठा सकते उस पर। तो अब ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ नहीं है। तो बताने वाला इसलिए नहीं बता रहा कि उसको ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, अगर वो किसी को सही समझता भी है, चाहे वो दोस्त हो गए, वो दोस्त ही पब्लिक के अंदर बैठ के हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं, राइट। ऐसे ऐसे अजीब करीब किस्म के, यार ये तो टुर्रक हो गया, तो ये फलाना हो गया, ये तो दिमागा हो गया। तो उसको जो पहले बेचारे उसके अंदर से गुजर रहा है और वो उसका ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये कि अगर उसका ट्रस्ट अगर बिल्ट हो जाता है तो फिर वो बहुत खुल के बताता है। आप अपने मरीजों को कैसे डील करते हैं? मैं अपने क्लाइंट्स को जब ये कहता हूँ कि बेटा मुझे कोई बात जो आपको नहीं बतानी और आप अनकंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि मुझे शेयर नहीं करनी, तो आपको मुझसे शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी एक्सपर्टीज़ ऐसी है कि मुझे आपकी दास्तान सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ मैं आपको ले जा सकता हूँ, जो आपका आउटकम है वो मैं करा सकता हूँ, आपका गोल मैं अचीव करा सकता हूँ। मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे माजी की सारी दास्तान मुझे जो है वो चाहिए हो। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि वो बातें ज़्यादा बताने शुरू कर देते हैं कि उनको कहते हैं कि क्योंकि इसको कोई तजस्सुस नहीं है तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जो पहली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला सत्तारुल उयूब है, वो फरमाता है कि मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता हूँ, तुम्हें भी अपने ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। हमारे यहाँ एक और बड़ा सबसे बड़ा मसला है कि एक तो ये कि हम उससे डिस्कस करने के लिए जाते हैं जो अहल नहीं है। हम ये तो कहते हैं कि यार हमें मशवरा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि मशवरा अहल से करना चाहिए। ना अहल से मशवरा करते हैं। उससे दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि उस पर अमल भी करते हैं, उल्टे सीधी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मजीद अपना जो है वो बेड़ा गर्क करते हैं। यार बाज़ाबत मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ कि वो लोग टोटका बता रहे होते हैं कि लेकिन उनकी तरफ नहीं देख रहे। मतलब एक 250 पाउंड की खातून कैसे बता रही है वज़न कैसे कम करना चाहिए, या इसी तरह अपने चेहरे के ऊपर बता रही है कि पता नहीं आप ग्लो क्या हो जाएंगे, तो उसको भी तो देख लेना कि वो क्यों नहीं अप्लाई कर रही है। तो हमारे यहाँ ये भी एक मतलब एक लाइल्मी का एक सबसे बड़ा इशू है। आपका जो पहला डेस्टिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए वो साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोथेरेपिस्ट जो कि इस जिनसी थेरेपी को प्रैक्टिस करता है। वो आपके लिए जब इनटेक लेता है, क्योंकि उसके पास सारे टूल्स होते हैं, उसके पास असेसमेंट टूल्स होते हैं, उसके पास स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, उसके पास टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं। उसके बाद फिर वो ये निकाल के बड़े आराम से बता सकता है कि यार ये यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, ये गायनेकोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, ये साइकेट्रिस्ट का जो है ये प्रॉब्लम है, या ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो क्योंकि इसके अंदर 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स का सिस्टम ये है कि अगर एक ग्लैंड खराब होगा ये सारा सिस्टम खराब कर देगा। एक थायराइड होगा सारे ग्लैंड खराब कर देगा। इसी तरह जो आपका डायबिटीज़ है, आपको पता है कि आपका एक ग्लैंड है वो पेनक्रियास खराब करेगा, बाकी सारे भी जो है वो खराब करेगा। जिसका मतलब है कि ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी हो सकता है, ये न्यूट्रिशनिस्ट का भी हो सकता है, ये साइकेट्रिस्ट का भी हो सकता है, ये गायनेकोलॉजिस्ट का हो सकता है। वो आपको बता देगा कि ये वो चीज़ें हैं जिनको पहले आपको एड्रेस करनी है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, जैसे हमारे पास यूरोलॉजिस्ट जो है वो भेजते हैं, फर्टिलिटीज़ के बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास रेगुलर भेजते हैं। वो कहते हैं जी फिजिकल सिस्टम सही है, बाकी चीज़ें क्या है, स्ट्रेस हमारे पास है। ज़ाहिर स्ट्रेस कौन करेगा, साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस के ऊपर काम करेगा। लेकिन स्ट्रेस अगर इस लेवल का है या एंग्जाइटी इस लेवल की है कि वो परफॉर्म करने का सोचने के साथ ही उसको जो है वो उसकी पल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। तो फिर फॉर श्योर साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व होगा उसके बाद। तो ये इस तरह का प्रोसेस है कि जिसके अंदर अगर कोई राजदारी के साथ उसके पास जाता है और अपना एक प्रॉपर इनटेक कराता है, जो transformation.com.pk पे आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारे लिए जो सामने बैठा हुआ शख्स है वो एक मरीज़ है, उसको एक प्रॉब्लम हुई है, अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ा देता है, ये उसका एहसान है कि उसने हमारे पास भेजा है। शिफ़ा अभी भी उसके पास है, हमें अमल करना है, यानी हमें सिर्फ इलाज करना है। तो उससे ये फैक्ट होगा कि फिर हम उसको एक सही डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो उसका इलाज जो है कर सकते हैं, और यही जो है वो चेक होना चाहिए। जिनसी मसाइल के शिकार अफराद सही डॉक्टर को कैसे तलाश करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस मर्ज़ के लिए डॉक्टर्स दस्तियाब ही नहीं। देखिए, माहिर जिनसियात ये भी एक हमारे यहाँ एक टैबू बन गया कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं जिनका ये एक्चुअल डोमेन है, जैसे अगर ये फ़िज़िकल इशू है तो मेल का, तो ये यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है जिसको ये लिखना चाहिए कि मैं जो है वो इस सिस्टम का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर ख़ातून है तो गायनेकोलॉजिस्ट को या वो भी जिनको लिखना चाहिए कि मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इस चीज़ को ट्रीट कर दी हूँ। इसी तरह वो साइकोलॉजिस्ट जो जिनसे थेरेपी करते हैं उनको लिखना चाहिए कि मैं इस चीज़ का जो है वो थेरेपिस्ट हूँ। इसी तरह साइकेट्रिस्ट जो हैं जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू इसको जो है वो ट्रीट करते हैं, उनको लिखना चाहिए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा कि वो लोग जो है वो फ़क्रिया तौर के ऊपर नहीं लिखते हैं, जो कि एक बुनियादी नीड है।
इसी वजह से फिर लोग जो है वो ज़ाहिर है जो दीवारों पे लिखा हुआ होता है उनके पास जाते हैं, या वो सीना बसीना जो है वो फजूल किस्म के स्टेरॉइड्स जो है वो लेते हैं। और बहुत बड़ी हलाकत ये है कि जब आप बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर पूछे जो है वो दवाइयाँ लेते हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं। बाज़ार के अंदर कोई ऐड मिल गया, जाली चीज़ें आ गई, वो सब के सब, चाहे वो कुश्तों के नाम के ऊपर हो, वो सब स्टेरॉइड्स हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपको पहले 3-4 दफ़ा के ऊपर जो रिज़ल्ट आता है वो लाइफ टाइम डेथ है, क्योंकि उसके बाद उसने काम नहीं करना है, क्योंकि आपने एक आर्टिफिशियल बूस्टर जो है वो लगाया। ये कॉर्टिज़ोल्स होते हैं ना, हमने तो कोविड के अंदर कॉर्टिज़ोल्स लगा रहे थे इंसान को बचाने के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि कॉर्टिज़ोल अगर आप आगे तो बढ़ा देंगे तो इंसान की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, उसका अपना सेल्फ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो उस सिस्टम को आप अगर आप बूस्ट दे के 2-3 दफ़ा के लिए आप ये जो करते हैं तो ये तो टोटल हलाकत ही हलाकत है। तो इसलिए मुसद्दिक़ा लोगों के पास जो है वो जाना चाहिए। नहीं तो आपको मैंने बता दिया, यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, इन लोगों को जाके सर्च करें और चेक कर लीजिए कि इनकी डोमेन के अंदर ये वाली चीज़ अगर लिखी हुई है तो फिर आप उनके साथ जाके जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम यानी मोबाइल या कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त गुजारने वाले बच्चे जिनसी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, और 20 साल बाद आप उनका फर्टिलिटी रेट क्या देख रहे हैं? देखिए, फर्टिलिटी रेट मुझे इसलिए डिक्लाइनिंग नज़र आ रहा है कि हम मगरिब की आंख बंद करके ग़लाज़त कॉपी करने के चैम्पियन हैं, और वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स है नेगेटिव के अंदर। वहाँ पे इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि आपको पैदा करने के लिए इंसेंटिव देते हैं। वो तो 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर आपको देने के लिए तैयार है, हज़ार डॉलर महीना आपको देने के लिए तैयार है कि खुदा रा बच्चा पैदा कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि जी क्या करें, क्योंकि कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। यहाँ पर भी तकरीबन वो कहानी आने वाली है कि आप कहेंगे यार बच्चा क्या ज़रूरत है पैदा करने की, इसको कौन ख्याल करेगा, इसका कौन बोझ उठाएगा, इसका कौन वो करेगा। जो रूरल एरियाज़ के अंदर हैं, जो या जिसको आप कहना चाहिए कि जो गरीब आबादी है, उनके आपको ये कसरत बच्चों की नज़र आएगी। फ्यूचर के अंदर आपको ये डिक्लाइनिंग ही नज़र आएगा कि फर्टिलिटी रेट तो नीचे जाएगा ही जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। आज के माँ बाप वो नहीं है। आज की माँ वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है कि जो खुद जो है वो पेशाब के ऊपर सो जाए और उसको सूखे पे सुला दे। आज की वो माँ नहीं नज़र आ रही है। तो वो जो हम जो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं उसके अंदर भी ये डिक्लाइन जो है वो नज़र आएगा ही आएगा। और फिज़िकली तो कमज़ोर आज है ना, आज आपको एक मतलब पतली पतली जो है वो सरकंडों के बच्चे नज़र आ रहे होते हैं चलते हुए, और उसकी वजह यही है कि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ होने नहीं दे रहे, ना उनकी कोई उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। तो ये फॉर श्योर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और दूसरी तरफ तो मुझे तो वो मतलब लड़कियां नुमा लड़के आज नज़र आते हैं आगे आपको जो है, जो उनके अंदर मुझे निस्वानियत और नाजुकपन, और वो चलती भी ऐसे टेढ़े से है तो कि आदमी चमाट लगा के क्या सीधा क्यों नहीं चलता। तो उसकी वजह वो सहल पसंदी, आराम पसंदी। आप उसे बोझ उठवा के दिखा दें, वो डब्बा नहीं उठाएगा, उसके ऊपर उसकी जान निकल जाएगी, इतना भारी कि मैं कैसे जो है वो उठाऊँगा उसके ऊपर, जो कि उसको करवाना चाहिए। तो ये फॉर श्योर ये जो एक्टिविटी है ये हो सकता है कि क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, लेकिन क्वालिटी वाइज इसका डिक्लाइन होगा। नौजवान शादी से पहले अज़वाजी ताल्लुकात के लिए किससे मशवरा करें? अमूमन वो दोस्तों से बात करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बच्चे की पहली किताब, मैं और आप और मेरे नाजरीन और सामीन एग्री करेंगे कि बच्चे की पहली किताब कुरान होनी चाहिए। जब बच्चा पढ़ना शुरू करे उसकी किताब कुरान होनी चाहिए। कुरान की पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ के तुझे तेरे रब ने पैदा किया और तुझको बनाया है स्पर्म से, जमे हुए खून से, क्लॉट से। पहली वही। अब सवाल ये है कि कब तक आप उस बच्चे को इसका तर्जुमा नहीं बताएंगे। जिस दिन उसको ये तर्जुमा पता लगेगा ना, और ये आपसे आके पूछेगा कि ये अलग क्या चीज़ होती है, तो क्या बताएंगे उसको या नहीं बताएंगे? तो अगर कुरान नहीं शर्माया ये बात बताने में, जब खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे और कुरान का मकसद तौहीद था, और वो उसने सबसे पहले आपको बताया कि तू पहले ये जान ले कि तू पैदा कैसे हुआ है, उस प्रोसेस को बता दिया, उस इंग्रेडिएंट को बता दिया। अल्लाह नहीं शर्माया। कुरान साहिब कुरान के दाने मुबारक से अता हुआ, साहिब कुरान नहीं शर्माया बताने में। मैं और आप क्या उनसे बड़े हो गए हैं? कब तक नहीं बताएंगे और कब तक इस्तेहसाल होता रहेगा? कब तक मेरे बच्चों का रेप होता रहेगा? कब तक ये दरिंदों का शिकार होते रहेंगे? कब तक ये 100 होकर कत्ल होते रहेंगे? और कब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा कि मैं नहीं बताऊँगा इनको? ये कब मैं इस जहालत से जो है वो निकलूँगा? इन 100 बच्चों का, 150 बच्चों का खून किसके सर के ऊपर होगा? तो
बच्चे के मैप ऑफ द माइंड के हिसाब से उसको हर लम्हे बताना चाहिए कि तेरा जिस्म क्या है, तेरी रूह क्या है, तेरा जहन क्या है, तुझे किस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इसके ऊपर पाबंदी। ये मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ नापाक नहीं है, मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ नाहक नहीं बनाई गई, बच्चे को बताएं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे मैं कपड़े पहन के नहा नहीं सकता, ऐसे मैं कपड़ों के बगैर बाहर आ नहीं सकता। बस ये फ़र्क कि मुझे ये बताना है कि जी कौन सी जगह के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अप्रोप्रिएट क्या है, लेकिन ये हक के ऊपर है। आई डोंट नो क्या क्या तर्जुमा, ये कतरा नापाक, यार जिस कतरे से नबी पैदा हुए वो नापाक कैसे हो सकता? कि उसके हुक्म है कि अगर ये हो जाए तो फिर आप पहले गुस्ल कर लें, अगर ये हो जाए तो आप जनाबत कर लें, अगर ये हो जाए फिर आप नमाज की तरफ चले जाएं। लेकिन मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ अल्लाह ने नाहक पैदा कर दी हो, इस सिस्टम के अंदर जिससे सारे हम पैदा हुए हों ये नाहक हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं तो आप अपने बच्चे को पहले टाइम से ही जब जब उसको जैसी जैसी समझ आए उसकी समझ के हिसाब से आप उसको बताना शुरू करें, ताकि उसको सही और गलत का पता हो, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कर सके, वो किसी दूसरे जाहिल के पास जहालत की बात ना सुने और वो किसी का शिकार ना हो जाए। तो मैं तो लाजिम तौर पर ये समझता हूँ कि जी अगर अल्लाह का कुरान नहीं शर्माता तो मुझे नहीं शर्माना चाहिए। रेपिस्ट की नफ्सियात क्या होती है? क्या वो जहनी मरीज़ होता है या कोई और मसला है? आपने चिकन बर्गर खाया होगा, सभी ने खाया होगा, चिकन सैंडविच, चिकन बर्गर, चिकन सभी ने खाई होगी, चिकन कोरमा या जो भी चिकन फ्राई, चिकन बरोस। जिस वक्त आप ये चिकन खा रहे होते हैं, कभी आपके जहन में ये ख्याल है कि यार ये एक ज़िंदा मुर्गी थी, ये जानदार थी, इसका दौरान खून था, इसका सांस चल रहा था? कभी ख्याल आता है? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? चबड़ चबड़ खा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक जानदार नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को जिस तरह चीर फाड़ करके आप खा सकते हैं, नोच के खा सकते हैं, छपट के खा सकते हैं, शादी के खाने खुल के खा सकते हैं, आपके लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसका मतलब ये जानदार नहीं रहा। ये बच्चे की जितनी प्रोफाइलिंग हमने की है ना, इसी तरह के ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इन बच्चों की हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इनका इस्तेसाल हुआ है। इस माशरे के अंदर एक और भी मुनाफ़क़त है। मैं ज़ाहिर बच्ची वाला हूँ, अब तो मैं सिर्फ बेटी है, बहू है, अब तो मेरी नवासी भी है। अल्लाह हाथ टूट जाए उन लोगों के जो बच्चियों के ऊपर इस तरह हाथ लगाते हैं, लेकिन उनके भी हाथ टूट जाएं जो बच्चों को हाथ लगाते हैं। ये भी स्टैटिस्टिक्स ये कि एक बच्ची और 4 बच्चों का रेशियो है। जिस एक बच्ची के ऊपर हाथ लगाया जाता है इनअप्रोप्रिएट, वहाँ 4 बच्चों को लगाया जाता है। वो 4 बच्चे जो एज अ ऑब्जेक्ट सुबह दोपहर शाम हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो दुकानों के ऊपर हो, चाहे वो घरों के ऊपर हो, और उनके सबसे बड़े जो अटैकर्स हैं वो उनके घर के हैं। खूनी रिश्ते 40%, खूनी रिश्ते 40% जो उनका इस्तेसाल करते हैं, वो लोग जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, टीचर, मोहल्ले वाले, आया, ड्राइवर, 40% से ज़्यादा वो लोग हैं। 10-15% अजनबी है, वो बता देते हैं कि अजनबी से कोई चीज़ लेकर मत खाना। 90% खतरा घर के अंदर है, जहाँ पे आप खुद जोक देते हैं और फिर ट्रस्ट नहीं करते उनके ऊपर, उन्हीं के बाद दोबारा फेंक देते हैं वापस। जब ये बच्चा एक इस्तेसाल के अंदर दिन में 4 से 5 दफ़ा गुजरेगा, और जब वो उसका वो जुनून किस दिन नहीं फटेगा, और जब वो फटेगा तो उसके सामने इंसान नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए आपको वो बेईमाना आपको शक्ल मिलती है कि यार ये कैसे इंसान हो सकता है, ये जिससे इस्तेसाल भी करते हैं, फिर काट पीट भी देते हैं, फिर मार भी देते हैं, फिर भी ये करते हैं, क्योंकि आप उसकी पूरी उस हिस्ट्री को जानने के लिए तैयार नहीं है कि ये अमल जो ये कर रहा है, ये अमल उसकी ज़िंदगी के अंदर हज़ारों दफ़ा हुआ है, 100 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा हुआ है। जब आप इतनी, और हमें राइट लेफ़्ट सब पता होता है कि मैकेनिक शॉप पे क्या हो रहा है, ट्रक पे क्या हो रहा है, फलानी जगह पे क्या हो रहा है, छोटे के साथ क्या हो रहा है, छोटे के साथ आप किस तरह मजाक करते हैं, सब हम देख रहे हैं। और फिर जब वो करता है तो फिर कहते हैं देखो यार ये क्या बेईमाना बात कर रहे हैं, ये क्या गैर इंसानी बात कर रहे हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो यही है, ट्रॉमा। इनके घर के अंदर ट्रॉमा जो है वो हुआ हुआ होता है, ट्रॉमा एक्सेप्ट हुआ होता है, इन्होंने देखा हुआ होता है, इन्होंने वो जुर्म अपने घर के अंदर देखा हुआ होता है, और उस साइकिल के ऊपर ये पलते हैं। और फिर उसके बाद ये रिएक्शन है जो इनका जो है वो नज़र आ रहा होता है। मैं समझता हूँ कि इनको ज़रूर पकड़ना चाहिए, पहले इनका इलाज होना चाहिए, फिर इनको सज़ा देनी चाहिए। सज़ा कभी भी इलाज नहीं होती, सज़ा कभी भी इलाज नहीं होती, ठीक है। इसी तरह नशे वाले को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है कि नशा करने वाला बद किरदार हो, किसी भी, उसकी एक राइट नीड की रॉन्ग चॉइस थी, उसकी नीड सही थी, चॉइस उसकी रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो उसका शिकार हो गया। आप इलाज करें उसका,
इंसान तो वैसे भी इंसान से नफरत नहीं कर सकता दीन के हिसाब से, अमल से नफरत कर सकता है ना। आप जुर्म से नफरत करेंगे, मुजरिम से नफरत नहीं करेंगे। ये तरबियत हमारे यहाँ नहीं बताती ना, हम उसको एक लेबल कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके बाद उसने क्या करना है रिएक्शन में, उसने यही करना है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल, पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया भर में कुछ जिनसी वाक़यात ऐसे भी हुए जिसमें डेड बॉडीज से जिनसी ज़्यादती की गई। वो मुजरिम क्या जहनी मरीज़ होता है, नफसाती मसला होता है, या क्या वजह है कि उस रेपिस्ट को खौफ नहीं आता? ये तो अभी इससे भी ज़्यादा कि जो है वो आते हैं पोस्टमार्टम के लिए कहीं, तो उसके साथ जो है वो इस तरह की जो है वो जिनसी ज़्यादती जो है वो की। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो जहन है ना वो ख़यालात ला सकता है। मगर आपको कहूँ कि यार ये बताएं कि आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि हाथी गुलाबी रंग का है, आपके सामने गुलाबी रंग की पिक्चर आ जाएगी। मैं कहूँगा आम के बारे में सोचा, आप आम सोचेंगे। मैं कहूँगा आम का साइज़ तरबूज कर दें, ये सब बना सकता है। इसके लिए असल और नकल कुछ नहीं, ये सब बना सकता है। तो जब आप इसको इस लेवल के ऊपर ले जाते हैं कि आपकी ख़यालात इतनी रैपिड हो जाए कि आपका उसका असर जो है वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाए असर, क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता। आपने देखा होगा कि जब इंसान को भूख लग रही है और उसने जाके ऑर्डर किया, सामने मेन्यू आया है और उस मेन्यू के ऊपर बिरयानी की तस्वीर लगी हुई है और उसकी ज़ुबान पे पानी आ गया। बिरयानी की तस्वीर है ना, बिरयानी तो नहीं है। आप ड्रामा देखते हैं, आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, कॉमेडी मूवी देखते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं, हॉरर फिल्म देखते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता। तो इसके ऊपर जब इस तरह के थॉट्स की बम्बार्डमेंट होनी शुरू होती है कि वो उस लेवल के ऊपर चला जाता है कि वो रियलिटी कॉन्टेक्ट से बाहर आ जाता है, यानी अब वो हकीकत की दुनिया में नहीं है, वो उस दुनिया के ऊपर अपनी हकीकत तारी कर चुका है, क्योंकि यहाँ तो असल ही है वो जो उसको नज़र आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे वो लोग जब एक ट्रैक से हट जाते हैं, कानून से हट जाते हैं, जायज़ और नाजायज़ से हट जाते हैं, हलाल और हराम से हट जाते हैं और इस एक्टिविटी के अंदर पड़ जाते हैं, तो कहते हैं नेक्स्ट डेविएशन क्या है, नेक्स्ट डेविएशन क्या है। दरख्तों के साथ भी हो गया, जानवरों के साथ भी हो गया, चार लोगों के साथ भी हो गया, इनके साथ भी हो गया, उनके साथ भी हो गया। अब ये नशा है ना, आप नशा वाला कहाँ से शुरू करता है, सिगरेट से शुरू करता है और कहाँ पहुँच जाता है और फिर आगे की ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो डोपामिन रश तो मिल ही नहीं रहा उसको। तो अब ये क्या करे, और नई चीज़ क्या है, और उस टाइम के ऊपर जब ये नई की तलाश में है, वहाँ पे ये स्टिमुलस भी मिल गया, यहाँ पे ये वीडियोस भी मिल गई, यहाँ पे ये ख्यालात भी मिल गए और वो रियलिटी कॉन्टेक्ट से बाहर जा चुका है। तो फिर वो इसी तरह की हरकत कर रहा है, उसके सामने ऑब्जेक्ट है, वो हकीकत की ज़िंदगी में है ही नहीं। और यही मैं अब जिसको आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि मैं जो हौलनाकी देख रहा हूँ इन बच्चों के साथ आगे, वो है जनाब, जब आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आप मेटावर्स में जा रहे हैं, आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं, जब उसमें घूम रहा होगा बंदे को, तो उसको क्या पता होगा कि मैं असल है या नकल है, मैं इस वक्त रियलिटी कॉन्टेक्ट में हूँ या मैं कहाँ पे हूँ। और उसके अंदर जब वो हरकतें कर रहा होगा, उसको आप कैसे पकड़ेंगे, उसको कानून के दायरे में कैसे लेके आएंगे, उसके ऊपर आप हुज्जत कैसे लगाएंगे। यानी हम तो वो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं कि हमें ये पता ही नहीं होगा कि यार मैं इस वक्त असल क्या है और नकल क्या है। तब इंसान जब, और जहनी मरीज़ किसको कहते हैं, जिसको असल नहीं पता, जो अपनी असली हालत में नहीं है, जो मजजूब है, उस पर इबादत नहीं लगती, उस पर कानून नहीं लगता। अगर एक जहनी तौर के ऊपर हम लिख के दे दें कि जनाब ये अपनी जहनी हालत के अंदर नहीं है, और वो जाके फिर किसी को कत्ल करता, आप फांसी थोड़ी दे सकते हो उसको, क्योंकि उसमें कानून ही लागू नहीं होता, वो तो अपनी जहनी हालत में है ही नहीं। तो आप मुझे बताएंगे जब हम बाय प्लान सारी दुनिया अपनी जहनी तवाज़ुन खोने के लिए बड़ी तगोदो कर रही है कि हम उस ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जाएंगे कि जहाँ बस मुझे रियलिटी फील हो, माँ हो या ना हो, भाई बाप हो या ना हो, बहन हो या ना हो, बीवी हो या ना हो, बस मुझे वो मज़ा आ रहा होगा और मैं उस मज़े के अंदर रहूँगा। तो और नशा किसको कहते हैं, और मजसूबियत किसको कहते हैं। तो हम बड़ी हौलनाक, मतलब मैं तो आने वाले बच्चे जो पैदा हुए, जैसे मेरा पोता है, मैं तो मुझे आई डोंट नो, मुझे तरस आता है कि ऊपर किस, हम ज़्यादा अच्छे थे कि हमारे पास तख्ती और वो थी, और हम तो इतने साहिब सरवत नहीं थे कि हमारे यहाँ टिश्यू पेपर जैसी कोई लग्जरी हो। हम तो ज़बान से स्लेट को साफ़ कर लेते थे और उसके बाद दोबारा जो है वो लिख लेते थे। मैं समझता हूँ वो दौर बहुत अच्छा था कि हमने कम से कम वो रियलिटी तो देखी, मिट्टी का वो जायका तो। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चों को मुल्तानी मिट्टी की जब तख्ती के ऊपर हम लेपे करते थे और उसकी वो जो सूंधी खुशबू होती थी, वो क्या चीज़ होती थी, इनको आज तो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस किया था। डॉक्टर इमरान यूसुफ की लाइफ जर्नी क्या है? देखिए, मैं 15 साल का था जब मैं पाकिस्तान से चला गया था। मैंने पारसी स्कूल के अंदर, एक मिशनरी स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद मुझे शायद अब मुल्क को याद नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं 3 बर्रे आज़म के अंदर पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, बिज़नेस भी जो है वो करता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। 5वीं
क्लास के अंदर जब मैं ख़ुद था उस वक्त मैं नसीम हिजाज़ी और रईस अमरोही को पढ़ चुका था। उस टाइम के ऊपर मैं पढ़ चुका था उनको। मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि मेरे घर के अंदर एक स्पेशल चाइल्ड था। मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था। हम उसको प्रिंस ऑफ हेवन, जन्नत का शहज़ादा कहते थे, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो वो मेरी एक उसके साथ जो अटैचमेंट थी, शायद ये एक मेरा बिल्ट इन था कि शायद मुझे अल्लाह ने इस काम के अंदर लेके आना है। मैं गया तो मैंने कंप्यूटर्स पढ़ा, मैंने बिज़नेस पढ़ा, फिर उसके बाद जब साइकोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट आया तो फिर मैंने साइकोलॉजी जो है पढ़ा। तो इन शॉर्ट ये कि मैंने 2 बैचलर्स किए, 2 मास्टर्स किए, 2 PhDs की, 2 पोस्ट डॉक्टरेट किए। पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिव लर्निंग सिस्टम का मैं शायद वाहिद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री है, वो मैंने जो है वो कंप्लीट की। मैंने कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर 30 साल काम किया। तो मेरा जो यूरेशियन इंस्टीट्यूट UK का पहला पोस्ट डॉक था, उसके अंदर इस्लाम प्रोवाइडिंग सोल्यूशन इन मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो इस्लाम और साइकोलॉजी के ऊपर एविडेंस बेस्ड मैंने बहुत काम किया। मेरी किताबें जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वहाँ पे लॉन्च हुई। फिर जब 2012 के अंदर जब ये पोजीशन आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर उस नेमत को नवाज दिया जो कि एक इंसान तसव्वुर भी कर सकता था, यानी मैंने मताफ़ में सर रखा तो मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, तालीम, बीवी, बेटा, बेटी, हर वो आसाइश जो दुनिया के अंदर एक इंसान तसव्वुर कर सकता है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दे दी। तो फिर यही ख्याल था कि जी इसका हिसाब देना है, इसको वापस लौटाना है। ये एक ड्रीम लाइफ कनाडा की छोड़ के हमने पाकिस्तान हिजरत की। हमने ये मेंटल हेल्थ सेंटर बनाया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू किया, ट्रेनिंग्स करानी शुरू की। अब चिल्ड्रन जो है वो हमारा फोकस है, चिल्ड्रन रिहैब के ऊपर मोस्टली। हमारे सेंटर तो मेंटल हेल्थ की जितनी भी डोमेन्स है वो सब हमारे मतलब अंडर वन रूफ हमारे पास है। लेकिन ये चिल्ड्रन रिहैब सेंटर जो हमारा पिछले 2 साल से काम कर रहा है, ये सिस्टम जो है ये पिछले महीने हाउस ऑफ कॉमन UK पार्लियामेंट ने लॉन्च किया, एंड दे आर द वन हु सेड कि दिस इज़ द सिस्टम द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट। और ये जो है वो एविडेंस बेस्ड ये सिस्टम है। अच्छी बात यह कि इसके अंदर 10 से 15 हज़ार डॉलर की ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। हमारे पास मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थिएटर्स हैं जो हमने US से यहाँ पे लगाए, और हमारे पास कैश काउंटर नहीं है। तो वी डोंट आस्क क्वेश्चन, नो कैश काउंटर चिल्ड्रन रिहैब के ऊपर। तो ये अल्लाह ताला ने हमसे थोड़ा सा जो है वो काम ले लिया। हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हम दुनिया की ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम सर्टिफिकेशंस करते हैं, और हमारे प्रोग्राम का नाम है मोहताजी से खुद मुख्तारी तक, बदले ज़िंदगी। तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे भी रुक गया है, जिसका रूट कॉज जहनी सेहत है और उसकी फंक्शनिंग रुक गई है, उसको हम एक रेगुलर मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर लेके आते हैं। हम दूसरी चीज़, हमारे यहाँ रोज़गार एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर से जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके साथ तो उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू है। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया में भी चंद जगहों के ऊपर है, और पाकिस्तान में हमारे अलावा किसी के पास भी नहीं है। तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जो एक माइलस्टोन वही था कि ऑक्टो स्टूडियो स्क्रैच MIT का प्रोग्राम है जो ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने, सब ने अडॉप्ट किया यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, और हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंटर माजूर बच्चों का हमने बनाया। तो अब उसका पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो उसके अंदर अब वो बच्चे एनिमेशंस बनाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो गेम्स बनाते हैं, वो ई-कॉमर्स के ऊपर जो है वो चले गए हैं, कुछ मोनेटाइज हो गए हैं। तो अब ये बच्चे जो है ये बच्चे ये कमाल कर सकते हैं। तो अब हमने मेन स्ट्रीम के बच्चों को जो है वो इनरोल करना शुरू कर दिया है, और हम रियल इंक्लूसिव सिस्टम जो है उसको हमने इम्प्लीमेंट करके जो है वो दिखा दिया। तो माइंड, बॉडी एंड सोल के ऊपर जितना हमने काम किया है वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी ने जो है वो काम किया हो। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे ये काम करवाया कि हम सोल को साइकोलॉजी में वापस ले आए। और हमने वो एविडेंस बेस्ड पब्लिकेशंस दी जिसके अंदर हम, जैसे हम जमज़म को हम यूज़ करते हैं, हम सुलेमान को यूज़ करते हैं, हम अस्माउल हुस्ना को यूज़ करते हैं, हम स्पीच थेरेपी के लिए मखारिज जो है वो तिलावत के यूज़ करते हैं। फेथ बेस्ड नहीं करते, एविडेंस बेस्ड करते हैं। और ये वही सारी चीज़ें जो हमारी बुक्स के अंदर यूरोप के अंदर पब्लिश्ड भी हुई हैं, और वहाँ पे UK ने इसको जो है वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर इसको जो है वो लॉन्च किया। तो ये भी एक अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हकीकत जिसकी वजह से हम पीछे रह गए थे वो हम मेन स्ट्रीम के अंदर ले आए। मेरा एक बड़ा कॉमन जुमला है जो मैं बार बार जो है कहता हूँ, और वो ये है कि साइंस जो है वो दरबार मदीना की गुलाम है। आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ है?
ये कराची में है, गुलशन इकबाल में है, उर्दू साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक्सपो सेंटर के करीब है, मेन रोड के ऊपर ही जोफा टावर जो है वो बिल्डिंग है। transformation.com.pk जो हमारी वेबसाइट है, या गूगल के ऊपर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, डॉक्टर इमरान यूसुफ लिखेंगे तो बहुत इजीली आपको जो है वो लिंक जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान के दीगर शहरों या मुल्क से बाहर के लोग आपसे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हमने की हुई हैं। एक बात तो ये है कि हमारा, अगर आप चैनल के ऊपर जाते हैं वहाँ से आपको हमारा सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। जितने सोशल मीडिया लिंक्स हैं वहाँ पे आपको हमारी वो वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे हमने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। यानी आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी का इशू हो, बिहेवियर थेरेपी का इशू हो, ऑक्यूपेशन थेरेपी का इशू हो, रेमेडियल थेरेपी का इशू हो, स्लो लर्निंग का इशू हो, और ADD, ADHD, ऑटिज़म, यानी इतनी आपके जितने इश्यूज़ हैं उन सब के ऊपर हम कंटिन्यूसली वीडियोस बना के जो है वो उसके ऊपर डालते हैं, ताकि आप लोगों को आगाही हो जाए, आइडेंटिफाई कर सकें कहाँ पे जा सकें। ये तो हम पहला काम करते हैं जो कंटिन्यूसली करते हैं। दूसरा ये कि हम 8000 से ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स जो है वो देखते हैं अपने यहाँ, और वो बच्चे जो फुल टाइम इनरोल्ड हैं वो हंड्रेड्स के अंदर हैं। तो हमारा जो हमारा जो रूम है वो इक्विप्ड है कि वो फिज़िकल भी कर सकता है और ऑनलाइन भी कर सकता है। तो वो लोग जो कहीं भी दुनिया के अंदर अवेलेबल हों, हम उनको ऑनलाइन सेशन जो है वो देते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और हम उनको एम्पावर करते हैं। ऑनलाइन की डेफिनेटली 100% जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम ये तो आपको वीडियो के ऊपर दिखा सकते हैं कि फिजियोथेरेपी कैसे कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर सीवियर चीज़ है तो उसके लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको चाहिए। तो वो ऑनलाइन की हद तक जो है वो असेसमेंट हम कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है, आपकी असेसमेंट हो जाती है, आपको गाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर हमने आपका प्लान बना के दे दिया है तो उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन 60 to 70%, अगर वो कंसर्न जो है वो प्राइमरी केयर गिवर का हम वर्ड यूज़ करते थे वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड में, इज़ अ प्राइमरी केयर, हमारे 99% वो माही होती है, तो उसको एम्पावर करते हैं ताकि फिर वो ये चीज़ें जो है वो करा सकती है। पाकिस्तान में बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये कि अभी तक की जो फिगर्स हैं और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रही हैं, हर 1000 में से 36 बच्चे जो है वो मुतासर हैं। तो आप ज़रा आप क्वांटम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने लाखों बच्चों की बात हो रही है। इसका रीज़न ये है कि अब टेस्ट आ गए, अब स्क्रीनिंग आ गई है। पहले आगाही नहीं थी तो इसलिए हमें नहीं पता था, पहले भी होता था बच्चा चीख रहा, हमें कहा ज़िद्दी है भाई, वो उसको नहीं समझ में आ रहा, वो इसलिए नहीं चाहिए, वो हाइपर है, ये तो शैतान है, ये तो एक्टिव है, इसका तो बाप भी ऐसा ही था, इसका तो बाप भी बहुत देर से बोला था, हम इस तरह के जुमले सुनते थे। अभी टेस्टिंग बहुत एडवांस हो गई है। हम लोग वेस्ट के अंदर जब हम लोग स्क्रीनिंग करते थे तो हम 3 साल के बच्चे की असेसमेंट करते थे, अभी हम 1 साल के बच्चे की असेसमेंट करते हैं। तो आप अंदाजा करें कि 1 साल के अंदर उसके माइलस्टोन्स देख के बता सकते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो अब ये एक इतना एडवांस हो गई, स्क्रीनिंग एडवांस हो गई, आगाही मतलब आ गई। एक तो ये रीज़न हो गया कि जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो गए। दूसरा मेन रीज़न जो है वो इन्वायरमेंट है। इंतहाई टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर से पूरी दुनिया है। आप देख लीजिए कार्बन के साथ क्या इशू हो रहा है, और हमारी इन्वायरमेंट, अभी आपने पाकिस्तान की बात कर लें, आप 4 महीने तो लाहौर वाले सांस नहीं ले पाए, तकरीबन कराची का भी यही हाल होता जा रहा है, राइट। तो इस इन्वायरमेंट में हम सांस नहीं लेंगे तो आपके ख्याल में ये हेल्दी बच्चे हो सकते हैं? दूसरा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वो है कि हम मदर चाइल्ड हेल्थ के ऊपर दुनिया में सबसे आखिरी हैं। हमारी खातून पर अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत है, हमारी जिस्मानी तौर पर भी मजबूत नहीं है। मेल न्यूट्रिशन उसके साथ एक इशू है, तो वो कौन सा बच्चा पैदा करेगी? अच्छा, मैं उस एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहा जिसके अंदर उसको भी स्ट्रेस हो कि अगर आपके लड़की हुई तो तलाक हो जाएगी। आप अंदाज़ा करें ना, वो क्या बच्चा पैदा करेगी। फिर उसके बाद ये है कि उसको अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। 5 मिनट अगर डिलीवरी डिले होती है, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन होती है, बच्चा ज़हनी तौर के ऊपर स्लो हो जाएगा। 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई के डिले होने के ऊपर बच्चा जो है वह ज़हनी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। 8वीं के बाद पता लगा यार अच्छा भला पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, अभी हुआ, अभी नहीं हुआ, वहाँ हुआ था। और कुछ इमीडिएट नज़र आ गए, कुछ बाद के अंदर जो है वो जाके नज़र आए। फिर जो हमारे ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ये तो हलाकत है ना, ये तो बिल्कुल हलाकत है। कचरा खिला के जो जानवरों को हम खा रहे हैं, तो वो उसका एक रीज़न ये है। उसके बाद जो मेजर एक प्रॉब्लम आ रहा है वो स्क्रीन टाइम। उस स्क्रीन टाइम की वजह से जो डिजिटल एक्सपोजर है, जो डिजिटल टॉक्सिसिटी है, उसकी वजह से हम इसको ब्रेक नहीं दे रहे। जब और फिर बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जब बच्चा हर वक्त इसके ऊपर बैठ के कम्युनिकेट करता रहेगा तो उसकी स्पीच कैसे आएगी, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आएगी। देखिए, मैं आपके साथ लड़ूंगा, मुझे गुस्सा लगेगा, आप मुझे हाथ मारेंगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि यार ये रिएक्शन भी आ सकता है। जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा
तो मुझे इमोशन रीड करना और एक्सप्रेस करना कैसे आएगा, मुझे सोशलाइजेशन कैसे समझ में आएगी, मुझे लैंग्वेज कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ और हेडफोन लगा के बैठा हुआ हूँ। तो ये हमारा एक लाइफ स्टाइल, इसकी वजह से भी डेफिनेटली ये इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। कमज़ोर माँ कमज़ोर बच्चा पैदा कर रही है, बच्चे ज़ॉम्बीज़ की तरह जो है वो घूम रहे हैं, कचरा जो है वो खा रहे हैं, फिर सारे आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म, बच्चे तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, बच्चे को पसीना ही नहीं आ रहा, वो धूप में जा ही नहीं रहा, वो पार्क में जा ही नहीं रहा। तो जब उसको मुशक्क़त दे ही नहीं रहे तो उसने कहाँ से जो है वो ग्रो होना है। ऑब्वियसली इसीलिए जो कमज़ोर, ज़हनी तौर पर कमज़ोर, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, रूहानी तौर पर कमज़ोर, उसका बच्चा पैदा होने वाला भी ज़हनी तौर पर कमज़ोर। फिर दूसरी तरफ जिनके पास साहिब सरवत हैं, उन्होंने अपनी इस नेमतों की कसरत की वो इंतहा कर दी है कि जिसकी नीड नहीं है वो भी दे रहे हैं, वो भी उसको दिलाए चले जा रहे हैं, वो भी उसको उल्टा सीधा खिलाए चले जा रहे हैं। आप ये कौन सा बिगाड़ है, रात को 3 बजे बच्चा उठ के कह रहा है कि जी मैं ऑनलाइन खाना मंगा रहा हूँ और आप मंगा के दे रहे हैं। वो माएँ जो है वो जो ये कहती हैं कि जी मेरा बच्चा सोडा और चिप्स के बगैर कुछ खाता ही नहीं है, मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसने पैदा होते सोडा और चिप्स मांगा। वो माँ जो ये कह रही है कि जी मेरा बच्चा तो मोबाइल फ़ोन के बगैर कुछ नहीं खाता, मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसने पैदा होते मोबाइल फ़ोन मांगा हो। आपने दिया है, आपने अपनी जो है वो आराम के लिए आपने ये उनको पहले आदत डाली, और आप जब आपके गले पे आ गए तो अब आप कह रहे हैं देखो हमारे साथ क्या हो गया। ये आप ही की जो है वो लगाया हुआ काम था। आप अगर आज आप थोड़ी सी मुशक्क़त करें, लेकिन हमें भी तो डिजिटल फ्री होना पड़ेगा ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। मैं अभी कनाडा के अंदर एक सेशन कर रहा था, एक साहब मेरा खून पी, अच्छा बच्चे मेरे लिए बड़े नाजुक हैं, मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट रखता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों की बुराई नहीं सुन सकता मैं तो, और वालिदैन मुझे पसंद नहीं करते इसीलिए। वो वालिद साहब मेरे मतलब हलक के अंदर आ गए, मेरा बेटा यूँ, मेरा बेटा यूँ, उसका कंटेंट यूँ, उसका फ़ोन यूँ, उसका ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, बच्चे बिगड़ गए, ये हो गया वो। मैंने कहा सर एक बात कर लेते पब्लिक के अंदर, मैंने कहा आपके बच्चे का फ़ोन मंगा लेते और आपका भी फ़ोन मंगा लेते, अलाउ करें, डेटा खोल लेते, देख लेते किसमें से ज़्यादा गलाजत बाहर आती है। अब बैकआउट हो गया, आपके पास 2 फ़ोन, आज भी आपका यूसेज ज़्यादा है ना। ये सब ये धोखा क्यों देते हैं पेरेंट्स कि जी मेरा बच्चा फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता है। और पेरेंट्स अभी भी मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप टाइम निकाल के देख लीजिए, उनका डेटा ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, उनका कंटेंट ज़्यादा हुआ होगा, और काबिल एतराज़ कंटेंट फादर के पास ज़्यादा निकलेगा उसके मुकाबले में, और फिर बच्चे को आप मोरिद इल्ज़ाम जो है वो ठहरा रहे हैं। तो ये वो सारे हमारे बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से हम ये, और अभी तो मैं तो आगे बहुत हौलनाक पिक्चर देख रहा हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक पिक्चर मैं देख रहा हूँ। आखिर में अहम सवाल, डॉक्टर इमरान यूसुफ का ड्रीम डिकोड हो गया? मैं अपने आप को वो खुशकिस्मत तरीन शख्स समझता हूँ कि कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश नहीं, कोई मेरा ख़्याल जो अल्लाह ने वक्त से पहले पूरा ना किया हो। दूसरी चीज़, मैं जिसको अल्टीमेट सक्सेस कर, क्योंकि हम जो भी तगोदो कर रहे हैं हम कामयाब होने के लिए कर रहे हैं। दुनिया कोई आदमी नहीं कहेगा कि यार मैं इसलिए आया हूँ कि मैं नाकाम हो जाऊँ, कोई नहीं कहेगा, सबको सक्सेस चाहिए। अल्टीमेट सक्सेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आइडेंटिफाई की वो ये है कि जब आपके और रब के बीच में कोई ना हो, जब रब अपने अलावा आपको किसी का मोहताज ना रखे, जब आपको किसी इंसान के सामने झुकना ना पड़े, जब किसी इंसान के सामने आपको आई कांटेक्ट से नज़र चुरानी पड़े, तो इसका मतलब आप इंसान के डिपेंडेंट हुए हैं। तो वो अल्टीमेट सक्सेस जो है वो रब ताला ने मुझे उस लेवल के ऊपर पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं उस लेवल के ऊपर अल्लाह ने मुझे अपने और मेरे बीच में कोई नहीं रखा। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि फिर इसका हिसाब भी ऐसे ही होगा, फिर उन नेमतों का हिसाब भी ऐसे ही होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी भी बहुत टाइट होगी। एक प्रोफेसर की और एक स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी एक जैसी नहीं होगी, मेरे और मेरे ड्राइवर का एहतसाब एक जैसा नहीं होगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला आपको लोगों से बेनियाज कर दे और अपनी नेमतों के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट कर दे, तो फिर उस नेमतों का हिसाब और उसका इस्तेमाल भी वो इतना ही सख्त लेने वाला है। तो ये अल्लाह का एहसान अज़ीम है। और बल्कि मैं तो इस बात के ऊपर भी बड़ा अल्लाह तबारक व तआला से ही कहता हूँ कि एक इंसान है, मैं जवानी के जोश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ख्याल आती हैं जो बाद में समझ में आया कि नाजायज़ हैं और नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी मैंने अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी पूरी करके दिखाई, और उसका जो नुकसान हुआ वो बहुत कम हुआ जो होना चाहिए था। यानी मेरी वो ख्वाहिशें भी पूरी हुई कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसका मुझे उस वक्त जोश जज्बात में नहीं पता था, बाद में उसका नुकसान हुआ, लेकिन जितना नुकसान होना चाहिए था वो उस नुकसान के अंदर भी तखफीफ हुई। तो ये भी इसलिए मुझे और अपनी आखिरत से थोड़ा सा डर लगता है। दूसरा ये कि मेरे पास 3 ऐसे मिरेकल्स हैं जो कि मुझे बाज़ दफ़ा ये बात सोचने पे मजबूर करते हैं कि पता नहीं मेरे लिए आखिरत में कुछ है या नहीं। मुझे ये सोचने में फ़िक्र करते हैं कि मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार जब मेरा
बेटा सिर्फ 11 महीने का था और मेरा बेटा माशाल्लाह इस वक्त खुद बाप बन चुका है। कैनेडियन है, 6 फीट 2 इंच, इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत आवाज़ है। एयरवाई ने उसकी हमद और नात की सीडी जो है वो लॉन्च की थी और वो सिर्फ 11 महीने का था। हम ईद पे यहाँ पे आए थे, ईद मैं यहीं मनाता था। गुरबत के ज़माने में भी मैं कनाडा से ईद के लिए पाकिस्तान आता था और गार्डन ईस्ट के अंदर मेरी बहन का घर था और वो चौथी मंजिल से बैल्कोनी से फ्लिप ओवर होकर नीचे गिरा था और वो बिजली के तारों पे गिरा। बिजली के तारों के बाद वो टेलीफोन के तारों से होता हुआ एक चलती हुई गाड़ी के बोनट पे गिरा और गाड़ी के नीचे आ गया। गार्डन रोड जिनको पता है उनको पता है वहाँ कितना ट्रैफिक का रश होता है और उस बच्चे को खराश नहीं आई, जो कि मुमकिन नहीं है साइंटिफिकली या फिज़िकल लॉज के हिसाब से। जब हम कनाडा वापस गए तो वहाँ पे जाके उस हमारी जो फैमिली डॉक्टर थी उसको मैंने बताया कि ही फेल फ्रॉम 50 फीट, तो उसने कहा 15 फीट इज़ टू हाई फॉर अ चाइल्ड एंड व्हेन आई सेड इट्स नॉट 15 इट्स 50, उसने यूँ पेन छोड़ा था। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर करमाली, उसने यूँ छोड़ा था और कहा था हु सेड देयर इज़ नो गॉड, कि कैसे मुमकिन है कि मैटर मादा 50 फीट से गिरे 11 महीने का बच्चा बिजली के तारों के ऊपर और चलती हुई गाड़ी के नीचे आए और उसको कुछ ना हो और ख़राश ना हो। कैसे मुमकिन है? सिवाय इसके कि रब ताला के लिए मुमकिन है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने तो वो मुझे दे के और मुझे दिखाया कि हमने तेरा कर्ज नहीं रखा, जो भी तूने कोई नेक काम टूटा फूटा किया होगा। दूसरा कोविड आया। जब कोविड आया तो कोर 5 ने डिसाइड किया कि हमें आइसोलेशन से, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि कोविड क्या चीज़, आज भी नहीं पता वैसे। खैर उस वक्त ये था कि जी हमें एक 15 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई, एक एक्सपो सेंटर के अंदर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स और द टीम वो सारा मेरे ज़िम्मे डाला गया। तो आई वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द इंटायर साइकोलॉजिकल। हम फ्रंट लाइनर थे, इसका मतलब पता हमें भी नहीं था कोविड क्या चीज़ होती, किसी को भी नहीं पता था। इंडस थोड़ा बहुत काम कर रहा था, बाकी जगह तो कोई था भी नहीं। JPMC तक में कुछ नहीं बना था, कोई वार्ड नहीं बना था, कोई हॉस्पिटल नहीं बना था। तो खैर हमने वो कोविड के ऊपर काम करना शुरू किया। वहाँ हमारी इंडक्शंस वगैरह भी चलती थी, जो भी हम कर रहे थे, और मुझे कोविड हो गया। ऐसा कोविड हो गया कि हम भी जान की बाजी हार गए। वो 5 दिन किस तरह जो है वो रहे। 1.5 दिन तो मैं इंडस की पार्किंग के अंदर जो है वो पड़ा हुआ था बगैर उसके जहाँ ऊपर कब्बे मंडलाते थे, और क्योंकि जगह ही नहीं थी। वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह निकाल दिया, वापस जो है वो काम पे जो है वो चले गए, जो कि मतलब मुमकिन नहीं था। और तीसरी चीज़ जो है वो रिसेंट जब हुई कि जब मेरे बेटे की शादी थी और हमने ये कहा कि हमें सबसे पहले जो है वो हरमैन जाना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। अब हम जो है वो प्लान ये था कि मदीना मुनव्वरा जाएंगे, मक्के मुकर्रमा आएंगे, वाया दुबई वापस आ जाएंगे। मदीना मुनव्वरा पहुँचे, बहुत तेज़ शदीद बारिश थी, बहुत बारिश थी। और मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी के सहन में जाते हुए मेरा पैर स्लिप हुआ है और मैं सर के बल जो है वो गिरा हूँ और मुझे जो है वो 8 साढ़े 8 मिनट जो है वो होश नहीं था। आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के अंदर मैं जाकर खुला हूँ। और उस टाइम उन्होंने स्कैन कर लिया था, तो उन्होंने जो है वो मुझे बताया कि जी आपका ये सर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, आपके ये जो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर है वो एक के ऊपर एक चढ़ चुका है और आपका आधा सर ब्लीडिंग से भर चुका है और तेज़ी से भर रहा है, और कोई भी लम्हा जो है वो आपका आखिरी लम्हा है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना होश था, तो मैंने कहा कि देन लेट मी गो। तो उन्होंने कहा जा भी नहीं सकते क्योंकि हम बहुत अरसे से जो है वो विज़िट वीज़े पे होते हैं बिकॉज ऑफ अवर ब्लू पासपोर्ट, और मैं खुद एक डिप्लोमेट भी हूँ, तो सारे डेटा उन्होंने पुल कर लिया। तो उन्होंने कहा हम तो अगर आपको ऐसे जाने देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा तो क्या करेंगे? कहेंगे जी हम ऐसे करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो मैंने कहा सर्जरी में क्या होगा? कहेंगे कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा चांसेस 0। तो मैंने कहा मैं क्यों यहाँ पे मरना चाहूँगा और क्यों मैं वेंट पे जाना चाहूँगा? अगर मुझे वक्त आ गया तो मैं वक्की जाऊँगा ना, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं जन्नत में वक्की जाऊँ। तो पैरेलल मैंने उनको लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, आई वॉज एबल टू फोर्स देम लेट मी, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ सर्जरी, क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता।
उन्होंने मुझे ये कहा कि देन एज पर आवर रिकॉर्ड आप हमारे आए ही नहीं थे, वरना हम सब फंस जाएंगे। तो उन्होंने ना मुझे वापसी में एम्बुलेंस दी, मैंने उनको पैराडोल मांगी, उन्होंने वो भी नहीं दी। और मैं किसी तरह बाहर निकल के, भाई मेरे साथ था, गाड़ी में बैठ के हम जो है वो होटल की तरफ आए। तो उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर 2-3 डॉक्टर उसने जमा कर लिए, उसने कहा आप तो खुद इस फील्ड के अंदर हैं, आप क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैंने कहा शायद आपको समझ में नहीं आ रही, अल्लाह ने मेरा वक्त लिख दिया है, तो मुझे बकी नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा हम पहले उम्रे पे जाएंगे। उसने कहा उम्रे पे जाएंगे? क्योंकि हम मदीना मुनव्वरा हमने लैंड किया था, उसके बाद हमें मक्का मुकर्रमा जाना था। उसने कहा आप होटल नहीं जा सकते ज़िंदा, वहाँ नहीं पहुँच पाओगे होटल, जिस वक्त तुम्हारी जिस तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है, तुम होटल नहीं पहुँचोगे। आप कह रहे हो मैं मक्का जाऊँगा। मैंने कहा जी अगर ज़िंदगी होगी तो जाऊँगा, आया तो उम्र करने के लिए। घर पे वैसे मैंने भाई को कहा कि घर पे कुछ नहीं बताइएगा। हमसे ने सारा प्लान चेंज किया और हमने कहा कि दूसरे दिन हम सुबह सुबह मक्का मुकर्रमा जाएंगे। लेकिन जावेद सी तब भी जिस तरह वो हो रही थी, हालत हो रही थी, पूरा ब्रेन हिल रहा था, मैं कभी हाथ रख लेता था, कभी इस तरह पकड़ लेता था। प्लान यही हुआ, फिर प्लान ये किया कि मैं मस्जिद क़ुबा में एहराम बांधेंगे। वो इसलिए था कि 2 रकात नमाज अगर मस्जिद क़ुबा में पढ़ते तो उम्रे का सवाब है, तो ये था कि वो उम्रा नहीं मिलेगा तो ये उम्रा मिल जाएगा या सवाब मिल जाएगा। निकले हम, गाड़ी भी चेंज हो गई, अरेंज हो गई, सारी हो गई। पहले कहा कि यार हमें जबल ओहद जाना है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो है वो हज़रत हमज़ा अपने चचे की वजह से जबल ओहद जाते थे कि यार वहाँ जाके फातिहा पढ़ेंगे। दिल में यही था कि इधर घूमते रहें क्योंकि बकी करीब है, ये था दिल के अंदर कि बकी करीब है। वहाँ पे गए, इन शॉर्ट फिर हम मस्जिद क़ुबा गए, वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ी, एहराम बांध लिया, मक्का मुकर्रमा पहुँच गए लब्बैक लब्बैक पढ़ते हुए। पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर, मुझे याद नहीं क्योंकि हम लाइक कनाडा अमेरिका में रहे तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिट लेते थे वापसी के अंदर जद्दा का। बहुत बार गया, अल्लाह ने हर बार बुलाया, हर सीज़न बुलाया, मुहर्रम में, आखिरी अशरे में, वालिदैन को हज के लिए लेके गया था, बहुत बार गया। पहली दफ़ा व्हील चेयर के ऊपर उम्रा किया, 3.5 घंटे उस रश के अंदर लगे, जिसके अंदर तवाफ़ और सही हुई। वापस आए, इमीडिएटली जो है वो दूसरे दिन की नई टिकट्स इशू कराई। घर वालों को ये बताया गया तबीयत सेट नहीं, वापस जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन की बहू थी बेचारी, वो सारा प्लान चेंज करके वापस आ गई। 6 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा, एक पूरा पैनल था सर्जन्स का, साइकेट्रिस्ट का, लोकल्स, इंटरनेशनल। 6 महीने आई वाज बीन अंडर ऑब्जर्वेशन। एवरी वीक सिर्फ CT स्कैन होता था ताकि फ्रैक्चर हील चेक कर सके, MRI होता था ताकि चेक कर सके क्या हो रहा है। 6 महीने तक सारे डॉक्टर्स जो है वो यूँ बैठ के देखते थे सारे आधे घंटे, और उसके बाद उनको भी समझ में नहीं आया कि ब्लड निकाला भी नहीं तो कहाँ गया, अंदर कोई जगह भी नहीं है, हील कैसे हो गया, ब्रेन अपनी जगह वापस कैसे चला गया, उनको भी समझ में नहीं आया। बल्कि इनफैक्ट ये था कि उनके अंदर एक डॉक्टर थे कि जो कि ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, वो साइंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। तो कुछ उनको दोस्त कहते थे कि ये इल्हाद परस्त है, ये तो बिलीवर ही नहीं है इस चीज़ का ना। वो कहता साइंस इज साइंस। तो वो भी थे, तो उनको कहा कि जी क्या करना चाहिए, तो उनका वर्ड ये था कि जब अल्लाह कुछ कर रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ने उनके मुँह से जो है वो निकलवाया उन पे। और अब इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, मेडिकली पॉसिबल नहीं है, उनके ऊपर मेडिकली पॉसिबल नहीं है जो भी हो गया। तो अब ये वो खौफ है जो मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी के वो 3 वाक़यात है जहाँ पे फितरत के कानून बदला। फितरत का कानून अल्लाह तबारक व तआला किसके लिए बदलता है? या तो वो अपने बरगुज़ीदा पैगम्बर के लिए बदलता है, या फिर जिसकी हुज्जत तमाम करनी होती। तो मैं तो ज़ाहिर उस वाले लेवल पे तो हूँ नहीं किसी भी हाल में, इधर ही हूँ। तो अगर मेरी हुज्जत तमाम हो चुकी है, जो मैं बड़े उलमाए कराम का बड़ा एहसान है, सब मुस्तनिद उलमाए कराम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक ही सवाल होता है, डर है, ऊपर है कुछ है? क्योंकि जब आपको इतनी नेमतें दे दें कि इंसान तसव्वुर करे मताफ में सर रख के, और आपके पास ना, और वो दे चुका हो पहले ही, और फिर उसके बाद आपको फितरत के कानून बदल के फिर आपको ये वाली चीज़ें भी जो है, ना मैं कोई करामात वाला बंदा, ना मैं कोई मोजात वाला बंदा, मैं तो ज़िंदगी, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं तो शोबदाबाज, मैं 700 लोगों को 7 घंटे सुला सकता हूँ मैं तो वो वाला बंदा हूँ। तो वो इसलिए ज़ाहिर है वो खौफ लगता है। तो बस फिर यही तगोदो होती है कि किसी तरह जो मिल गया वो वापस जो है वो दे दें, कोई कम हेल्प कर दें, कुछ जो है वो कर दें। लेकिन फ़िक्र जो है वो, ये फ़िक्र अपनी जगह जो है वो
बड़ी मतलब रहती है, बड़ी रहती है। और अब चलते चलते ये भी बता दें कि लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक तमीज़ बताऊं कि इस हमारे इस खित्ते का एक मसला है आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती। जबकि मैं ये कहता हूँ कि आइडियल वर्शिपिंग होनी चाहिए, यानी तारीफ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। तो हमारे यहाँ भी एक थोड़ा सा इशू ये आता है कि वो कहते हैं जी डॉक्टर इमरान से मिलना है। मैं ये कहता हूँ कि आपको डॉक्टर इमरान से नहीं मिलना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से मिलना है, उस इदारे से मिलना है जिसकी तोती पूरी दुनिया में बोलता है। वहाँ पे 26 थेरेपीज़ अंडर वन रूफ ऑफ़र होती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। वहाँ 30 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो एक सिस्टम में अंदर काम करते हैं। आप उस सिस्टम के अंदर जाइए, आप उस सिस्टम का पार्ट बनिए जिसके तो कोई चार्जेस भी नहीं है। तो आप उस सिस्टम के थ्रू जो है वो चलिए। डॉक्टर इमरान को ढूंढने के लिए 6 महीने क्यों वेट कर रहे हैं? मेरा जो है वो वेटिंग टाइम 6 महीने है। अब सवाल ये कि अगर आप मेरे पास 6 महीने बाद पहुंच भी गए तो मैं आपको क्या कहूँगा, जाइए हिस्ट्री के लिए चले जाइए, जाइए आप स्कैनिंग के लिए चले जाइए, जाइए असेसमेंट के लिए चले जाइए, जाइए उस अपने करिकुलम के लिए चले जाइए। तो भाई ये वहाँ पहले क्यों नहीं चले जाते जब मैं भी आपके 6 महीने के बाद ये क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो इसीलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन की वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बनाइए, वो आप आइए और आप इस सिस्टम में आ जाइए। मैं सिस्टम्स देखता हूँ, मैं फाइल्स भी देखता हूँ, मैं मॉनिटर भी करता हूँ। और इसको हमें समझना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ सिस्टम चलता है, यहाँ बंदा नहीं चलता है। ये इसने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, जो कि एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी आपसे मिलना है। जी मुझसे मिलकर क्या करोगे? मुझसे मिलकर क्या करोगे? आपके लिए इलाज ज़रूरी है, मुझसे मुलाकात ज़रूरी नहीं है। आपसे मैं तस्वीर खिंचवा लूँगा, आपको सेल्फी बनवानी है मैं बनवा लूँगा। तो वो कहिए मुतमईन मैं आपसे हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर मैं नाकाम हूँ कि मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा और मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नाकाम समझूंगा। मेरा सिस्टम काम करना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की वेबसाइट से ट्रांसफॉर्मेशन गूगल करके आप नंबर लीजिए, आप जाइए, इंटेक कराइए, प्रोसेस में आ जाइए। प्रोसेस में आने के बाद मैं नज़र आ जाऊंगा आपको, मैं देख भी लूँगा, मैं मिल भी लूँगा। लेकिन इसलिए अपने आप को डिले ना करें कि जी मैं सिर्फ डॉक्टर इमरान की जो है वो वेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल में ये आपके चैनल के थ्रू ये एक मैसेज जो है वो चला जाएगा उसके ऊपर। तो मैं बिल्कुल भी वो शोबदाबाजी नहीं करना चाहता। एक टीवी चैनल ने ये काम किया था, उन्होंने कहा कि जो पहले कॉल करेगा उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे डॉक्टर इमरान की। मैंने कहा ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगा ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगा कि आपकी कॉल के ऊपर मैं कोई कुरानदाजी हूँ या कोई मोटरसाइकिल हूँ जो कॉल के ऊपर डॉक्टर इमरान आपको जो है वो मिल जाएगा। सिस्टम में जाइए, इलाज करवाइए।